दास मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नागेश सर वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रेजेंटेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं वो। जी जी 5 मिनट्स वेट करते हैं। ओके मैम। ठीक, कोई बात। निरंतर हम सभी इस भाव को देखते हुए इस भाव की स्थापना के लिए प्रयासरत है कि हम कैसे दिव्यांग जनों के लिए एक सुखद उजाले की तरफ, एक सुखद सवेरे की तरफ भावित होकर आगे बढ़ें, और कैसे हम सभी इस भाव को स्थापित करने में साफल्य हो कि हम प्रत्येक दिव्यांग जनों तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम और समर्थ हो पाएंगे। इसके लिए तकनीकी रूप से जितनी सक्षमता बढ़ रही है, उतनी ही सक्षमता हमें बढ़ानी होगी दिव्यांग जनों के कुशल प्रशिक्षण के लिए। हमारे साथ भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न प्रतिनिधि जो संस्था प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच जुड़ते हैं, उन सभी प्रतिनिधियों से भी इस बात की आह्लाद और इस बात की आशा सीआरसी लखनऊ करता है कि आप सभी प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को तेज करें, प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करें, और उत्तर प्रदेश में हमारा जो भाग है जहां हम अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं, अगर हमारी भी आवश्यकता पड़ती है तो आप सीआरसी लखनऊ के साथ मिलकर के और हमें प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों में सम्मिलित करके आप और अग्रिम भाव में दिव्यांग जनों तक पहुंच बनाने में सक्षम और समर्थ हो। हम एक ऐसी गति की तरफ चले, हम एक ऐसे भाव की तरफ चले जहां निरंतरता हो, जहां प्राकट्य भाव हो, जहां ऊर्ध्वत्व हो, और जहां प्रत्येक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए संकल्पना हो। एक ऐसे सवेरे की तरफ चले जहां प्रकाश ही प्रकाश हो, एक ऐसे उजाले की तरफ चले जहां प्रत्येक दिव्यांग खिलखिला सके, मुस्कुरा सके, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूर्ति करते हुए एक कुशल संभावनाओं की तरफ अपने मनोभावों को बना सके। ऐसी आवश्यकताओं के लिए हमें उनका चिन्हांकन और उनके समीप बसी हुई संस्थाएं, जो हमारी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनसे अपनी पहुंच बनाना, उन तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना, और उनके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं तक सेवाओं को पहुंचाना, यह प्रत्येक क्रम सीआरसी लखनऊ के द्वारा अपनाया जा रहा है। हम हर वह कदम उठाने को तत्पर और तैयार हो रहे हैं जिससे हम अपनी सेवाओं के विस्तार क्रम को और आगे बढ़ा सके। हम उस प्रत्येक पल के लिए तैयार हैं जिसमें हम और अधिक सशक्त होकर के दिव्यांग जनों के लिए मूल्यवान हो सके। आशा और विश्वास के साथ आप सभी के प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को आपके बीच रखा जाता है कि आप निरंतर किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से आप दिव्यांग जनों तक ये पहुंच, ये सूचनाएं, ये जानकारियां या हमारी सेवाओं के विस्तारीकरण को पहुंचाते होंगे। आप इन्हीं सेवाओं के क्रम में आप अपनी सेवाओं के लिए और बृहत्ताएं दे पा रहे होंगे, विशेषज्ञों की टोलियों को प्राप्त कर पा रहे होंगे, और एक ऐसे भावों को अवश्य ही आप प्राप्त कर पा रहे होंगे जिनके बीच रहकर, जिनको समझकर हम एक नई दिशा दशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम, ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम हम में रचना धर्मिता को बढ़ाते हैं, हम में एक नई सोच को जन्मित करते हैं कि कैसे हम एक ही स्थान पर रहते रहते भिन्न भिन्न स्तरों पर, वैश्विक स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अपनी सहजता, सुगमता और समृद्धता को कैसे जोड़ सकते हैं। हमें आपको प्रयास करना है अपने भावों को विस्तार देने की, हमें आपको प्रयास करना है कैसे हम और सुदृढ़ हो। यह समय ऐसा समय है मित्रों जिसमें अल्प व्यय में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। एक ऐसा समय है जिसमें अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ा जा सकता है। एक ऐसा समय है जिसमें अधिक से अधिक दिव्यांग जनों तक पहुंच बनाने और उनकी समस्याओं को चिन्हांकित कर समस्याओं के निदान के लिए प्रयास, संकल्पनाएं तथा वृहद भाव लगाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। निरंतरता के साथ हम प्रयास कर सकते हैं। ऐसे प्रयासों के सफलता हेतु हमारे विभिन्न विभागों के द्वारा, संपूर्ण सीआरसी लखनऊ के परिवार के द्वारा निरंतर ऐसे कार्यक्रम आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं जो दिव्यांग जनों के लिए पुरस्कार एवं दिव्यांग जनों के लिए हितकारी स्वरूप को बनाने में सक्षम और समर्थ हो रहे हैं। निरंतर हम अपनी सेवाओं को ऑनलाइन, ऑफलाइन आपके बीच इन्हीं क्रम में रख रहे हैं। ऑफलाइन हमारी सेवाएं सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में प्रदान की जा रही है और साथ साथ ऑनलाइन सेवाएं भी निरंतरता के साथ रखी जा रही हैं। हम सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम
जैसे कार्यक्रम निरंतर आप सभी के बीच रख पा रहे हैं, जिससे विशेष शिक्षा में अध्ययन अध्यापन करने वाले हमारे विशेष शिक्षकों को अपने घर पे ही रह करके अल्प व्यय में प्रशिक्षणात्मक 3 दिवसीय 2 दिवसीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम प्राप्त हो सके और उन कार्यक्रमों के द्वारा वे अपने संवर्धनित भावों को या बनाई गई नियमावली के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद की जो नियमावली है, जो उनके मापदंड है, उसकी पूर्ति को सुनिश्चित कर सके। निश्चित ही ऐसे सभी प्रयासों के लिए हम दिन और रात प्रयासरत हैं। सीआरसी लखनऊ आपके बीच उन सभी पायदानों को लेकर के उपस्थित होने में सक्षमता के जरिए भाव रख रहा है, सक्षमता के जरिए जुड़ना चाह रहा है। जिन भावों की कल्पना आप अपने मन में करते हैं, आप रंजित करते हैं, आप सोचते हैं, आप मनित करते हैं और मनोरंजनित भाव से आप सोचते हैं कि ऐसे प्रकल्पों पर कार्य किया जाए, तो आइए हाथ मिलाते हैं। हम सभी संस्थानों से आह्वान करेंगे, आइए सीआरसी लखनऊ के प्रांगण और सीआरसी लखनऊ के इस ऑनलाइन पटल से जुड़ने के लिए आप हमें हमारे जीमेल अकाउंट्स पर कोई एक रिक्वेस्ट भेज करके या हमारे सक्षम पदाधिकारियों से संपर्क करके आप अपने स्तर पर या अपने क्षेत्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम स्थापित करना चाह रहे हैं, जो कार्यक्रम आप संचालित करना चाह रहे हैं या जो आप जन जागरण का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, सूचनार्थ हो सकते हैं। तत्पश्चात सीआरसी लखनऊ आपके द्वार होगा और हम कैसे और अधिक पहुंच बना पाएंगे, इसके लिए हम सदा प्रयास रहने वाले बिंदुओं को, सदा प्रयास रहने वाले कदमों को उठाने के लिए आपके प्रति सदा आभान्वित है। निश्चित ही आप सभी का सहयोग मिलता रहा है। आप सभी के सहयोग से ही हम भिन्न भिन्न जिलों में कार्यक्रमों को गति प्रदान कर पा रहे हैं और भिन्न भिन्न विद्यालयों में, भिन्न भिन्न शिक्षालयों में, भिन्न भिन्न संस्थाओं में सीआरसी लखनऊ की गतिविधियों को पहुंचाने में, भारत सरकार की सेवाओं को पहुंचाने में, राज्य सरकार की सेवाओं के विस्तारीकरण में एवं राज्य सरकार तथा भारत सरकार की सेवाओं के समुचित प्रचार प्रसार में निरंतरता ला पा रहे हैं। यह प्रयास और अधिक कौशल्यपूर्ण हो, यह प्रयास और अधिक भावित हो, यह प्रयास और अधिक तेज गति से चले, इसके लिए आपका जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। निरंतरता किसी भी कार्य की सफलता का मूलक होती है। निरंतरता किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठता होती है। अतः निरंतरता के साथ कार्य करने के लिए हम संकल्पनित हैं और उन्हीं भावों को लेकर के आप सभी के बीच हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आपके बीच रचनात्मक भावों को स्थापित करने के लिए, रचनात्मक भावों को प्रतापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। मैं एक बार पुनः यह ज्ञात करना चाहूंगा कि आदरणीय मैम क्या हमारे बीच जुड़ पाई हैं? कुछ टेक्निकल कारणों से शायद वो जुड़ने में कुछ समस्या उन्हें आ रही थी। आदरणीय मोनालिसा दास मैम, दास मैम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज जा रही है? शायद उनका जुड़ाव अभी नहीं जुड़े हैं। जी जी, जल्दी ही वो हमारे बीच जुड़ेंगे, ऐसी हमारी आशा है। कई मित्र चैट बॉक्स में सर्टिफिकेट का इशू लिखते हैं कि अभी हमें पुराने कार्यक्रमों का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है या कुछ सर्टिफिकेट से संबंधित इशूज आपके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई कार्यक्रमों के सर्टिफिकेट इशू कर दिए गए हैं, कुछ कार्यक्रमों के सर्टिफिकेट अभी इशू किए जा रहे हैं। बीच में कुछ छुट्टियों का या कुछ हमारे आईटी की व्यस्तता के कारण सर्टिफिकेशन का कार्य थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलंबित हुआ था, लेकिन निश्चित ही हम उस पर निजात पाएंगे और सर्टिफिकेट बहुत जल्द ही बचे हुए प्रतिभागियों तक ससमय पहुंचाने में हम सक्षम और समर्थ हो पाएंगे। निश्चित ही हम आप सभी के जुड़ाव को बृहद भाव देखते हुए, आप सभी के जुड़ाव की महत्ता को बृहद भाव देखते हुए आप तक सर्टिफिकेशन करने का जो हमारा काम है, सर्टिफिकेशन करने की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम बृहद भाव से आप तक पहुंचाने में सक्षम और समर्थ हो पाएंगे। सर्टिफिकेट से संबंधित किसी भी क्यूरी के लिए हमारे आईटी का नंबर आप सभी को दिया गया होगा, या आप चाहें तो मेल के द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। जहां भी जिस भी गति पर आपका सर्टिफिकेशन नहीं होता है,
हम उस सर्टिफिकेट को ससमय कराने के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। उसके लिए आप किसी भी प्रकार से पेनफुल ना हो, समस्या ग्रसित ना हो, आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पर भेजा जाता है। आपसे निवेदन है कि आप जब कार्यक्रम में जुड़ते हैं उसके विदिन 24 आवर्स या विदिन 48 आवर्स के पश्चात एक बार अपना मेल चेक कर लें। कई प्रतिभागी सर्टिफिकेट न मिलने की समस्या का जिक्र करते हैं, लेकिन जब उनके मेल पर देखा जाता है या हम यहाँ से सेंडिंग मैसेज देखते हैं, सेंडिंग मेल देखते हैं, तो पता चलता है कि हमने सर्टिफिकेट उनको ऑलरेडी भेज चुके हैं हम लोग यहाँ से। तो थोड़ा सा इसके लिए आप सभी अपना मेलिंग आईडी जो आपने फीडबैक फॉर्म में भरा है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहे, चेक करते रहे, उससे आपको पता चलता रहेगा। इसके पश्चात भी जिन मित्रों का, जिन भाइयों का, जिन बहनों का सर्टिफिकेट नहीं समय से मिल पाया है, हमारा प्रयास होगा, हमारे आईटी का सफल प्रयास होगा कि जल्द से जल्द हम उन सर्टिफिकेटों को आप तक पहुंचाने में सफल और सक्षम हो सके। हमारे जितने भी कार्यक्रम है सभी कार्यक्रमों का एक ही ध्येय होता है, आपका शैक्षणिक संवर्धन, आपका वह भाव जो प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों में, शिक्षणात्मक गतिविधियों में आपको श्रेष्ठता प्रदान करे, आपको वरीयता प्रदान करे। जी सर, हमारे बीच मोनालिसा मैम ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज की मुख्य वक्ता आदरणीय मोनालिसा दास मैम का। सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर मैम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैम एक वृहद अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच आज जुड़ी हैं। आप न केवल विशेष शिक्षक के रूप में या विशेष प्रशिक्षक के रूप में अपितु शोधकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। आपका चिंतन शोध विषयक अत्यंत भाव रखता है और आप डेमोन्स्ट्रेटर पीएनडो के पद पर एसबी निर्तार भारत की एक प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने बीपीओ फ्रॉम एसबी निर्तार एंड एमपीओ फ्रॉम AIIP.R मुंबई से प्राप्त किया। She has a vast knowledge about P&O with an experience of 10 years on teaching and patient service in the field of P&O. She is also involved in many research work in the prosthetic and orthotics. रिसर्च बेस्ड बात करनी हो और शोधपरक विशेषज्ञता रखनी हो और उस क्षण मोनालिसा मैम की याद न आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब आदरणीय खरे मैम के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की रचना की जानी थी, उस दौरान विशेषज्ञ टीम ने भी आदरणीय मोनालिसा दास मैम का नाम लिया कि उन्हें बुलाया जाए और आज वो हमारे बीच है। उन्हें सुनने के लिए हम सभी तत्पर और तैयार हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आज की कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय मोनालिसा दास मैम, डेमोन्स्ट्रेटर पीएनडो एसबी निर्तार उड़ीसा को, कि मैम आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I can like to thank my gratitude to Mr. Ramesh Pandey, CRC Lucknow Director, sir. Thank you so much. Miss Gargi Khare, P&O Lucknow CRC. Thank you so much, Gargi. मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एज ए चीफ स्पीकर ऑफ दिस नेशनल लेवल CRE. थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू आवर आवाज फील्ड। एंड मैं भी बहुत टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे मेरा PPT शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम लोग सारे स्टम्प केयर के ऊपर सुनेंगे। व्हाट इज स्टम्प केयर, हाउ टू डू दैट, ऑन दिस थिंग्स वी विल टुडे विल डिस्कस। PPT मेरा आ रहा है क्या इधर विजिबल? जी जी। यस यस मैम। Okay, then first I will talk about the utility-based approach in the field of prosthetic, orthotic and mobility aid science. And this topic broadens the knowledge about the exercise prescription and how educating the patient in the correct way that can make a significant difference in the treatment area. Because our level treatment is a tertiary level treatment, जो कि हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट हैं उन लोगों को आगे लेके वो लोग सोसाइटी में कैसे रहेंगे, कैसे जो मेन स्ट्रीम है उसमें योगदान कर पाएंगे। उनका जो प्री लाइफ था, जैसे वो लोग चल रहे थे, काम कर रहे थे, वो लाइफ को हम लोग अगेन उनको
गेन करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं. तो वी शुड हैव ए ब्रॉड सेंस ऑफ एक्सरसाइज इन दिस फील्ड एंड वी हैव टू डू दैट इन ए प्रॉपर मैनर, देन ओनली वी कैन सक्सेड फर्दर. सो आज का मेरा ये जो टॉपिक है गार्गी मैम से मुझे मिला है कि स्टेम केयर अबाउट the prosthesis care, about the orthotics care, about the mobility aids care. So we will go in a brief and please have a next slide. So directly come to the seminar topic is that term care for the new amputee. If amputation is done in the near future, तो अगर जो नया amputee है उनको हम लोग कैसे बताएं कि कैसे स्टम्प केयर लेना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड ए हेल्दी स्टम्प जो कि हम लोग का प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए बहुत ईजी होगा एंड साइमल्टेनियसली पेशेंट के लिए भी बहुत ईजी होगा. तो फर्स्ट थिंग अगर एम्पुटेशन के बाद दिमाग में आता है तो वो आता है इडिमा. इडिमा इज द अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड. तो वो अकोमोडेशन हो जाएगा तो स्वेलिंग हो जाता है, सर्कमफेरेंशियली ग्रोथ हो जाता है. तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे? व्हाट इज दैट इडिमा थेरेपी? दिस इज an unavoidable reaction after an operative or traumatic incident or accident. Normally, after amputation or any type of trauma, the swelling can be decreased within 5 days. But if it is not reduced in 5 days, then what are the things we have to do it? Then what are the managements? In the management, I can share that consistent inspection of the stump को circumferentially measure करना चाहिए हर दिन सुबह शाम. किस टाइम में ज़्यादा स्वेलिंग आता है, किस टाइम में कम स्वेलिंग आता है, स्वेलिंग दिन ब दिन कम होता है कि नहीं. अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग स्टम्प को एलिवेट करके रखेंगे. जो हमारा हार्ट लेवल है, अगर हम सो रहे हैं तो हार्ट लेवल जहाँ जिस लेवल पे आ रहा है उससे ऊपर थोड़ा हम लोग हमारे जो रेसिडुअल लिंब को पोजिशनिंग करेंगे. कैसे करेंगे पोजिशनिंग? पोजिशनिंग हम लोग नीचे जो हम लोग का स्टम्प है, जो बचा हुआ हमारा रहता है आफ्टर एम्पुटेशन, उसको हम लोग स्टम्प बोलते हैं. तो स्टम्प के नीचे हम लोग पिलो रख के उसको हार्ट लेवल से और जहाँ पे हम लोग बेड लेवल से थोड़ा ऊपर रखेंगे. तो क्या होगा, जितने सारे जो फ्लूइड नीचे जाके बाय द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी नीचे जाके फ्लूइड जमा होता है, वो धीरे धीरे रिडक्शन होता है एंड प्रोक्सिमली वो फ्लो करता है. इट इज वन मैनेजमेंट. इन द सेकेंड मैनेजमेंट यू कैन गो फॉर क्रेप बैंडेज, जो कि हर किसी को हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं. क्रेप बैंडेजिंग, क्रेप बैंडेजिंग में आगे जाके बोलूंगी क्या करना है, कैसे करना है. तो दीज आर द two things. Initially we have to teach to the patient to do it and you will find a good and edema free stump. Then coming to the scar management. Scar is having a great role during the prosthetic fitment and all, because उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेन रहता है, स्टिचिंग रहता है, सुचर्स रहता है. तो कभी कभी प्रोस्थेटिक फिटिंग में बहुत दिक्कत हो जाता है. और प्रोस्थेटिक फिटिंग होने के बाद अगर स्कार अच्छे से हील नहीं होता है तो प्रोस्थेटिक फिटिंग होने के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ से ब्लड निकलता है, वहाँ से बहुत सारे जो साइनोवियल फ्लूइड और बहुत सारा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज होता है. तो अगर आगे जाके वो क्या होता है, बहुत दिक्कत वाला काम है. तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे और क्या क्या थिंग्स है. तो जो स्कार है, जो वुंड है, वो जनरली 3 वीक में हील हो जाता है. लेकिन ये अगेन जो हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी भी नहीं होता है. ये कभी कभी 18 मंथ में ले जाता है आफ्टर सर्जरी हील होने के लिए. एंड यू विल हैव ए जिसको बोलते हैं हम लोग मैच्योर्ड स्टम्प, मैच्योर स्कार बोलते हैं. मैच्योर स्कार मतलब इसके आगे जाके वो स्कार जो है वो सुचर्स लाइन जहाँ पे स्टिचिंग किया जाता है एम्पुटेशन के टाइम, वो आगे जाके हम लोग को दिक्कत नहीं देगा, उसको हम लोग स्कार बोलते हैं. तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कितना जल्दी वो हील होगा. तो व्हाट आर द थिंग्स टू डू? हम लोग पेशेंट को बोल सकते हैं मसाज करने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए, प्रेशर देने के लिए. सो दैट क्या होता है कि काउंटर एंड हाइपोट्रोपिक स्कार जो है, कॉन्ट्रैक्चर जो है, वो सारे प्रिवेंट हो जाते हैं. देन क्वेश्चन आता है यहाँ पे मसाज कैसे करेंगे. Massage again is 2 type. One is oil massage, another one is dry massage. If you think about the oil massage, आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ऑयल लेके उसको सर्कमफरेंशियली राउंड करके लगा के मसाज करने के लिए. एंड साइमल्टेनियसली जो टैपिंग स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छे से टैप करने के लिए. अगर ड्राई मसाज का बात आता है तो उसमें कुछ भी लुब्रिकेटिंग मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते हैं. डायरेक्टली पेशेंट को बोलते हैं कि अपना जो ड्राई हैंड से
जो जिस तरीके से सर्कमफ्रेंशियली और सर्कुलरली मसाज करना चाहिए ऑयल मसाज में, उसी तरह ड्राई मसाज में भी जो हैंड का मूवमेंट रहेगा वो उसी तरह भी मसाज होगा, उसमें कुछ lubricating एजेंट नहीं रहेगा. So these are the things where by using this type of technique we can have a good healthy scar. Then coming to desensitization. Desensitization मतलब क्या है? सेंसेशन को एनहांस करना. Paresthesia after amputation is an possible case and it is very frequent. Then now the question arises, what is paresthesia? Paresthesia क्या है? Paresthesia is an abnormal sensation. Abnormal मतलब जो नॉर्मल हम लोग का सेंस होता है, कहीं पे मच्छर फंसा है, मच्छर काट देता है, तो उस टाइप पे जो सेंसेशन आता है, it is totally different from that. Sometimes patient feel tingling sensation, sometimes patient feel pricking sensation. So these are the paresthetic sensation, and these sensations are quite often possible after amputation. Then patient should do these things several times a day to increase the resistance and constitution of the skin. So that क्या क्या होता है कि हमारा जो सेंसेशन है वो इंटैक्ट रहता है, और आगे जाके जब हम लोग प्रोस्थेटिक फिट करते हैं तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग का सेंसेशन नहीं रहता है, जिसको हम लोग सेंसरी स्किल सेंसरी बोलते हैं, तो सेंसरी में कुछ डिफेक्ट रहता है तो हम लोग को देन कहीं पे कट जाएगा, कहीं पे नट बोल्ट का हम लोग जो लगाते हैं तो उसमें वो लग जाएगा, वुंड हो जाएगा, पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वुंड वो बढ़ते जाएगा. तो इसीलिए सेंसेशन इज पैरामाउंट ड्यूरिंग द प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट. तो पेशेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए आफ्टर amputation, क्या सजेस्ट करना चाहिए so that patient can have the good sensation intact with that amputated limb. रबिंग डाउन द स्किन विथ ए टॉवल. टॉवल जो हम लोग पोरस स्ट्रक्चर वाला टॉवल यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग का जो पोरस स्ट्रक्चर रहता है इट इज रफ एनफ, तो उसको हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसमें रबिंग करने के लिए. जैसे उससे वो रबिंग करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उसका जो सेंसेशन वो आते जाएगा, उसको पता चलेगा हाँ हाँ कुछ कुछ है, कुछ मेरे स्टमक के साथ कुछ कांटेक्ट में है, ये सारी चीज उसको धीरे धीरे सेंसेशन होते लगेगा. Then using a soft brush, beam or rice for desensitization. सेंसेशन को इंटैक्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए सॉफ्ट सारे जो ब्रश, टूथ ब्रश हम लोग ले सकते हैं, जो पेंटिंग वाला ब्रश ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है साइकोलॉजी में हम लोग सब पढ़े हैं कि जितने सारे, अगर हम लोग सेंसेशन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे स्टेप को हम लोग अगर टच करेंगे तो हम लोग का सेंसेशन बढ़ते जाएगा. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक पाउच बना लेंगे, राइस का एक पाउच बना देंगे, बीन्स का एक पाउच बना देंगे, और अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे, नहीं तो हाथ से भी लेके उसको स्टम्प एरिया में रैप करेंगे तो धीरे धीरे सेंसेशन बढ़ते जाएगा. then similarly मसाज, अगेन मैं प्रीवियस में भी बोली थी, मसाज इज टू टाइप, ऑयल मसाज एंड ड्राई मसाज. हम लोग उसको भी करके सेंसिटाइजेशन और सेंसेशन को इंटैक्ट कर सकते हैं. हाइजीन ऑफ द स्टम्प कैन बी मेंटेन बाय द हेल्दी हेल्थ केयर प्रोडक्ट. जितने सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उससे हम लोग कर सकते हैं, और हमारे पास जो घर में रहता है, सोप रहता है, लीक और वाटर रहता है, उससे भी कर सकते हैं. Then coming to the stump shaping, then why the stump shaping is needed, और why हम लोग को क्यों चाहिए stump shaping? Stump shaping is very important and it is very neat for a successful prosthetic treatment. क्योंकि कॉस्मेटिक, बहुत सारे पेशेंट को कॉस्मेटिक जो है वो एग्जैक्टली चाहिए रहता है, क्योंकि आज हम लोग चैलेंज करते हैं कि हमारा जो नोबेल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में हम लोग पेशेंट को अगेन जो सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है उसमें जुड़ने के लिए हेल्प करेंगे. तो इन दैट केस कॉस्मेटिक इज हैविंग ए वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ओवर द सोशल एक्टिविटी. तो इसीलिए स्टम्प शेपिंग इज डिफरेंट. तो स्टम्प शेपिंग जैसे हम लोग का इडिमा हो गया कि, तो उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग होकर स्टम्प का सर्कमफरेंस एनलार्ज हो जाता है. तो हम लोग कुछ टेक्निक यूज करके उस
स्टम्प का जो सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ हो गया होगा उसको रिडक्शन करेंगे एंड साइमल्टेनियसली उसको एक प्रॉपर शेप देंगे ताकि हमें को प्रोस्थेटिक फिटमेंट में इजी हो जाए। तो उसका बहुत सारे टेक्निक है, जैसे हम लोग बैंडेज कर पाएंगे, जो क्रेप बैंडेज बोलते हैं। बैंडेजिंग इज द बेसिक टेक्निक ऑफ द रेसिडुअल लिम्ब टू गेन ए गुड शेप। Then uses of sinkers, uses of liners, compression stockings. These are the some of the technique where you will get a good shape of the stump. Then इसमें क्या क्या रहेगा? Avoid reduce swelling of the stump. Residual limb get prepared for the prosthetic fitment. Patient feeling pleasant and pain killing. Take it off instantly when pain will appear over your stump. Subtissue and special areas require more compression. बैंडेज इज इन डायगोनल टू एंड नेवर इन सर्कुलर। हम लोग कभी भी पेशेंट का एडवाइस करते हैं बैंडेज के लिए, हम लोग एडवाइस करते हैं इट शुड बी इन ए फिगर 8 मैनर, दैट इज नोन एज इन ए डायगोनल मैनर। These are the some of the pictures. I think it is visible to all of you. Here I want to show you all the stump bandaging. You can see if you closely need to see the pictures. You can see that all the figures are in a figure 8 of manner. All are wrapped or all are draped with a figure 8 of manner in a diagonal manner. क्योंकि diagonally हम लोग रैपिंग करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से हम लोग का जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस कर पाएंगे और जितना एक्युमुलेशन रहेगा फ्लूइड का वो डायगोनली हम लोग रैप करते जाएंगे तो इजीली वो कंप्रेस नीचे से कंप्रेस होके ऊपर को जाते रहेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, हम लोग को इजी हो जाता है एक अच्छा सा स्टम्प आने के लिए। मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट द एबव एल्बो स्टम्प, all type of stumps are conical in stump shape and only the above elbow stump is having cylindrical। because अगर normally आप लोग आपका खुद का बॉडी में मेजर करेंगे तो एक नॉर्मल बिलो एल्बो में proximal circumference is more and distal circumference is less। in thigh session में proximal thigh session circumference is more and distal thigh circumference is less. Similarly, in the below knee, proximal calf circumference is more and distal calf circumference is less. Whereas in case of above elbow, the proximal and the distal arm length are same. So according to the anatomy, we will find a cylindrical stump in case of above elbow amputation and below elbow, transtibial, transfemoral, transradial, all are having a conical stump shape. So coming to the bedding, to avoid the contraction, mobilization of the stump is necessary. Full extension important for standing and walking upright. Then what are the hinge to be followed? The hinge to be lying down on a backside and a palm mattress. अगर आप palm mattress में सोते हैं तो क्या होता है, उसमें compression का कुछ मेटल नहीं रहेगा। तो जैसे compression का मेटल नहीं रहेगा तो क्या होगा, आराम से आपका जो रेसिडुअल लिम्ब है वो एक्सटेंशन पोजीशन में मेंटेन होगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम लोग को पता है कि एनाटॉमी में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम लोग को पता है कि हमारा जो ट्रांसटिबियल का एम्पुटेशन हो जाता है तो इसमें फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली हमारा जो अपर ट्रांसफीमोरल का एम्पुटेशन में फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जो एब्डक्टर्स एंड एक्सटेंसर्स मसल्स का एम्पुटेशन हो जाता है उसका इंसर्शन पॉइंट में, इसीलिए ये जो फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन ये सारे क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो बेडिंग में हम लोग का जो मेन फोकस है कि the knee should be extended enough so that we can prevent the flexion contracture, then adducted enough so that we can prevent the abduction contracture of the stump. So here I put some pictures to know what are the exercise we have to do. We have to do the hip extension exercise, hip abduction, hip flexion, hip extension, hip adducted muscles also we have to strengthen. Then simultaneously you can do the breathing, sit up, knee flexion, knee extension exercise so that we can have a good upper limb balance, simultaneously upper trunk balance, and simultaneously all the intact muscles should be strengthened enough to bear a load of the prosthesis. Then head and wheelchair to mat transfer.
again we have to ask the patient, we have to teach the patient how to transfer it from wheelchair to bed, from bed to wheelchair. These are the things again we have to teach to the patient in a very precise manner, so that the patient will not feel any type of hindrance in the day-to-day life or day-to-day activity, and the patient can enjoy his or her life at the optimum limit in the social stream. And before going to the exercise fitment of the prosthesis, we have to ask the patient to have a good balance, strength. Then what are the balancing? Then you have to ask the patient, you have to teach to the patient what are the balance exercise to do, so that the patient can easily do the balance over the now amputated side also. And again the patient is eligible for the prosthetic fitment. Then mobilization and strengthening. Avoid the immobilization of the stump, because if immobilization will do, then again we will somewhere we will find a contracture or the contracture of the joints. Maintain the normal range of motion so that the functioning of the prosthetic can be more easier for us. Strengthening of the contralateral side and the trunk as well as, because ये दोनों मसल्स का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहता है जब हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी का काम करते हैं. Then sometimes the patient is feel phantom pain, phantom limb sensation. Then what are they? They are the phantom sensation is that it is a sensation perceived as originating from the amputated side. हम लोग को पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो एम्पुटेशन हो गया है वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग को कोई मतलब कोई बैंड से टाइटली उसको स्क्वीज कर रहा है, स्टैबिंग पेन हो रहा है, नहीं तो क्रैम्पिंग हो रहा है, नहीं तो जो ग्रेट टो है या सेकेंड टो वो फ्लेक्शन हो जा रहा है ऑटोमेटिकली. ये सारे जो है सेंसेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको वो वाला जो पैर है वो नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ सेंसेशन आ रहा है. तो दीज आर द फैंटम लिम्ब पेन एंड द फैंटम लिम्ब सेंसेशन. The sensation is the pain received as the originating from the amputated side. The same thing which one is amputated, the patient will feel that there is a pain. The shooting pain is there, burning sensation is there. Then my foot is positioned in unnatural way. So these are the sensation or the pain from the phantom limb sensation. देन समटाइम्स रेसिडुअल limb में भी पेन होता है. तो ये सारी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को यूजुअली बोलते हैं कि डू द वेट बेरिंग एक्टिविटी सो दैट ऑटोमेटिकली ऑल दीज थिंग्स विल बी gone off. And this is purely basically a psychological effect of the patient. Then coming to the these are the things we have to teach to the patient basically. And now we should know how to clean and maintain the healthiness of the stump. Then cleansing the residual limbs should done at the night. क्यों रात को? क्योंकि अगर हम लोग सुबह करेंगे तो स्वेलिंग का चांसेस हो जाता है. स्वेलिंग मतलब जो स्किन में हम लोग का वाटर जैसे अकोमोडेट कर जाता है तो स्वेलिंग हो जाता है. तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर रात को आप लोग बिफोर बेड को जाने के पहले अगर आप उसको अच्छे से क्लीन करके सो जाएं तो ओवरनाइट वो ड्राई हो जाता है. एंड अगर स्वेलिंग परसिस्ट होता होगा वो भी रिडक्शन हो जाता है इन द मॉर्निंग. So wet the skin thoroughly and with the warm water. Use mild fragrance free soap or an antiseptic cleanser. Arrange with clean water. Dry the skin thoroughly. अगर ये अच्छे से स्किन ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम लोग तुरंत ही पहन लेंगे प्रोस्थेसिस, स्टॉकिनेट पहन लेंगे तो उससे क्या होता है? बैड स्मेल आता है, फिर वो रबिंग होता है. Check the blisters, sores. On the other hand, you can use or the patient can use a mirror to inspect the stump distal end. क्योंकि मिरर से बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखा भी जाएगा कि एक्चुअली उसका जो डिस्टल एंड है उसमें कुछ प्रिकिंग, कुछ ब्लड ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ब्लिस्टर्स ये सारी चीज है कि नहीं. So these are the things how to patient clean the stump and how to inspect the stump. Am I audible and visible properly? Yes, ma'am. Okay. Then care and maintenance of the prosthesis.
अगर हम लोग प्रोस्थेसिस का बात करेंगे तो प्रोस्थेसिस इज ए मैकेनिकल डिवाइस ऑल अबाउट। तो इसमें बहुत सारी चीज रहता है, सॉकेट रहता है, नी जॉइंट रहता है, फुट रहता है, कॉस्मेटिक कवर रहता है, स्टॉकिनेट्स रहता है, तो लेदर रहता है। तो इससे ऑल अबाउट ए मैकेनिकल डिवाइस। तो सारी चीज को हम लोग को प्रॉपरली केयर सिखाना पड़ेगा पेशेंट को कैसे लेंगे। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोस्थेसिस में पहले आता है सॉकेट। तो cleansing the socket will keep your artificial limb functioning properly. Clean the inside socket at least once a week with soap and water. अगर आप डेली कर पाओगे तो it's well and good. And dust powder daily before wearing the prosthesis. Lightly spray the socket with an alcohol based cleaner, or you can use the what is that, sanitizer also. Then wipe the socket dry. It should be dry proper. Make sure to keep any locking or pin mechanism clean and free from abrasion. अगर पेशेंट कोई लॉकिंग और पिन जैसा मेटल यूज कर रहा है, जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग के पास है कि पिन एंड शटर लॉक, अगर उस तरह से कुछ पेशेंट यूज कर रहा है तो ask the patient to clean it very carefully, and it should be free from any type of obstruction, any type of dust, any type of dirty things. All night, remove the valve and allow the air to circulate inside it or inside the socket. If the patient is using a suction suspension type of socket, ask the patient to remove the valve overnight and allow the air to circulate freely inside the socket. Then coming to the valve, how to maintain the valve in a very good way. If powder you are using the powder to apply during the application of the prosthesis, do not allow it to accumulate inside the valve. All the foreign metal can be removed with a small soft brush. You can use the toothbrush also. Be sure to take special care of the valve threading in the socket. Keep the spring in the valve tight by the screw. Replace the rubber gasket frequently, because if there is any leakage in the rubber gasket, then you will not find that type of vacuum created in between the stump and the socket. If the valve continues to leak or will not sit properly in spite of proper care and cleaning, if it is probably defective, you have to change it. Never use the tools to tighten or loosen the valve, because the prosthetist know you very well how much it should be and how to use it. So don't do anything from your side. If you are feeling any type of patient, then just contact with your prosthetist. The valve is tightened by turning it clockwise with the finger, and it is loosened by turning counterclockwise. If you will do it in the reverse way, then the thread will be gone and it will not be working properly. Then coming to the socks is having a very important role during the prosthetic fitment. In the semi-suction type of socket, the socks are using like a suction material during the pulling and all. So this you have to keep it very clean. And how to do it? The stump socks needs to be changed every day. If it is more hot weather, then you have to do according to the perspiration of your, and the patient should know where it should be and how to use it, and should be washed as soon as it has been taken off from the perspiration, because the perspiration does not dry in it. If it is dry, then there might be some type of sensation or some type of that smell will come out from that. Then use mild soap and warm water to cleanse it, and it should be cleaned and dry thoroughly and properly. Then if you are using the liner, then how to, because liner we all know these are made up of silicone liners. So during handling of the liner, it should be have a proper way to do it, or else there might be a break in the liner and it will not work again. Donning and doffing of the liner can be done very carefully. Carefully inspect the liner and sleeve for tears or abrasion that may cause a loss of vacuum. Sleeves and liners should be washed weekly by hand or machine with antibacterial soap and warm water. Dry the liner with a towel and hang the sleeve to dry. It's every time I'm telling that whether it is a sleeve, whether it is a socks, it should be dry properly, or else the patient will not feel comfortable to wear it. If
the inside, if the inside of the sleeve or the liner feels tacky, you can dust with a baby talcum powder so that the tackiness will not be there. Then if it is a transfemoral amputation, ask the patient to know all these things and handle the polycentric knee joint or manual logging knee joint or any type of knee joint with proper precaution and care. Then if you will, as we are in NIs, we are almost using the foveal linkage knee joint or the constant friction knee joint. So I am focusing here all these things. Adjustment of the friction mechanism is needed when the scene swings through too rapidly or too slowly. Adjustment of friction can be done by inserting an Allen key wrench or a screwdriver. A quarter turn clockwise will increase the friction and vice versa will decrease the friction. If the knee begins to extend backward, that is the hyperextension and noise, then might be extension stop, probably needs replacement, that is the rubber material and rubber liner material, or you have to go to the prosthetist to do it. In the picture you can see that the foveal linkage knee joint is adjusted by the Allen key. Similarly, in the upper picture you can see that the friction adjustment, that part is again tightened by use of the Allen key. In the National Institute, we are using the cosmetic cover for the scene purpose. That cosmetic thing is made up of Ethaflex, and that Ethaflex, if there is any damage, the patient can join it. If it is any cut and all, then the patient can join it by the dendrite or any type of adhesion available in the local material, and you have to teach your patient like that. If the cosmetic skin covering is used, then guard against contact with the sharp object. If it is damaged, then repair is needed. Care of the ankle and foot. As in the NIs, we are using the satch foot most of the time. Still, it should we should know what are the things, how to care about it. Inspect the covering of the foot frequently because it is used by the rubber material. By the removing the shoe, if the cover is done, repair it immediately. If the foot get wet at any time, remove the shoe and dry the foot as soon as possible. Always dry, and any other part of the leg becomes wet. If the flexibility or resiliency of the rubber bumper in the ankle and the foot decreases, have them replaced, please, because it will not work again. Shoe should be kept in good repair position and the heel head should be maintained properly. If the sole and the heel become badly worn and uneven, it will cause uncomfortable change in gait and excessive energy consumption will be there. The amputee should be sure that all of his shoes have heels that are minimum of 19 mm, that are of the same height, and in order to maintain the proper alignment of the prosthesis. If it is more, if it is less, then again we have to change the alignment. So ask the patient where you will fix your alignment, how much the heel height should be, and the patient should wear that heel height shoe every time if the patient needs replacement of the shoe. Then all about the lower extremity prosthetics care, and now we will discuss about the upper extremity prosthesis. Any type of prosthesis, please do not submerge in the water. The socket can be wiped out with the mild soap and water. The cosmetic glove can be cleaned with soap, water, and rubbing alcohol. The cosmetic glove is easily stained by the ink, newspaper, and blue jeans. The lengthening the lifespan of the gloves, care should be taken while handling the cosmetic gloves, because the every time we face a lot of problem during the cosmetic gloves care and maintenance. Tips and problem solving. The battery should be, if it is a myoelectric type, the battery should be put in the charge overnight always, so that in the daytime you can do your work efficiently. If the prosthesis is submerged in the water, definitely and immediately contact your prosthetist. Care and maintenance of the body by prosthetist. Clean the socks as we had discussed previously. The socket should be again cleaned with the mild soap and water. The harness here the harness is having a great role during the working of the body part prosthesis. The harness can be hand washed because the material of the harness is nylon. That wash can be in cold water with mild detergent, and the cosmetic glove
can be cleaned again. The harness can be worn over a t-shirt. This minimizes the friction between the harness and the skin and also help to keep the harness clean. If the terminal device is difficult to open, remove a rubber band or tighten. If it is a hook, if it is a hand, then you have to adjust the inside spring. In our Alimco hand, there is an inside spring. You have to tighten it and you have to lose it. Again, it will go for the prosthetist work. You should not do anything here. And again, you have to go for and you have to check the control cable system efficiency so that you can find a proper amount of opening and closing in the body part prosthesis. If the terminal device is too easily open, then again you have to tighten the control cable or else you have to tighten the spring. As previously I told that our prosthesis is having a lot of material of rubber, so rubber is also taking into consideration to be cared. So keep all the leather parts clean and dry. It should be clean and dry. As we know, if any leather material is what is that moisture, then there a very dirty smell is there. So with the saddle soap for cleansing, for a leather, a specific type of soap is there that is known as the saddle soap that should be used to cleanse the leather item. Return the limb to the prosthesis at regular interval to check on wear and breakdown of the part. In this way, costly repair or adjustment can usually be avoided. Do not use sandpaper, file, knives, rascot, saw, or make any repair on the prosthesis. Correction of these adjustment or alteration may result in costly repair and or replacement of the component. So please, if any type of problem you are finding, contact your prosthetist. They are there to help you out. Do not do anything on your own basis. So things to be considered during the patient, when the patient is using the prosthesis, make sure the prosthesis fits properly, proper fitted in order to ensure that functionality and comfort, daily adjustment to achieve with proper fit. Take advice of the prosthetist how to use it and what to do. Check loose screw, bolt or other mechanical part. If any type of loosening is there, then tight it. If it is very tight, then loose it. And every day you have to go for a checking of your prosthesis. If any type of noise is listened during walking and all, then definitely you have to contact with your prosthesis. And again, any type of crack, break or anything you can find in your prosthesis, then do not do anything. Go and schedule a appointment with your prosthetist. Then after using the prosthesis, what are the things we have to check? Because previously we have discussed how to do the care of your stump so that you can put a very good prosthesis. And after using the prosthesis, what are the care we have to take? Again, we have to know if any irritation, red areas, any breakdown of the skin, dry skin, abrasion, infected hair follicles, skin ulcer, discharge of the pus, swelling, anything you can find after the prosthesis use. You have to check it properly and you have to contact your prosthetist, or you can go for your local physician so that they can help you out there. Then the duration of the prosthetic use in the starting, if you are a new user, then ask the patient to wear the prosthesis 4 hours per day up to 2 weeks. Then from 3rd week you can tell them that 6 hours per day, or again up to 2 to 3 months, then ask the patient to do it or the wear it 16 hours per day. Then when to call a prosthetist, again we know if any type of skin breakdown, any type of repair, if it is a pediatric user, then ask the patient to contact with your prosthetist. If any height issues is there, pain is there, any type of adjustment, break, so don't do anything with your own. Contact your prosthetist because they know you very well, they know your physique, they know your stump very well, they know what are the components used in the prosthesis. So let them handle this case. Do not do anything on your own basis. Your prosthetist is there to help you out. Then all about, I can say these are the points we have to taking care during the prosthetic use and the prosthetic users. Now we will discuss some points about the care and maintenance of the orthosis.
The care and maintenance of the orthosis donning doffing is the first thing we should know properly how to don the orthosis. What are the things in it? Don the prosthesis first and then the shoe. Every time, first wear the prosthesis, orthosis, then you have to put your shoe. Or and at the meantime, a shoe horn may be helpful, or slip the orthosis into the shoe first, then slide the foot into the orthosis using it like a shoe horn. It is up to you, up to the patient, how the patient will wear the orthosis. Then stockings, clean cotton stockings should be worn under the orthosis, because as we know, every time cotton is more comfortable than the nylon one. So ask the patient always wear a cotton stockinette. This will be more comfortable and reduce the perspiration. Keep the stockings wrinkle free. However, do not pull the stockings tightly over the toes. Then shoe should be wear all time with the orthosis, or because the plastic is too slippery and it will turn out and the patient will be fall. Wear a laced shoe that are the same heel height. Avoid spiked heel, because again during the fabrication of the orthosis we are maintaining the 19 mm of heel height. If the patient is wearing more than the heel height 19 mm or less, then again the alignment of the orthosis is problematic for the patient, and the patient will feel not comfortable or uncomfortable during the change of the alignment. Then you have to clean, again you have to clean your orthosis very carefully. You have to use a mild soap water or a damp cloth to wipe it out, and completely ask the patient to do completely dry the orthosis, and then ask the patient to wear it out. The patient can be dry it by the towel, by the sunlight, by the room temperature. It's up to the patient, but ask the patient to do it and to dry the orthosis completely and then wear it. Self-examination is very important in a orthosis case, in a prosthesis case also, but in the orthosis case it is very important, because after every day when the patient have to examine his or her skin, any redness is there. If the redness is there, then it should appear or disappear within 20 to 30 minutes of the removal. Then the redness is okay. If the redness is persist more than 30 minutes, then contact with your orthotist immediately. As you become accustomed to the orthosis, the redness should be appear. If blisters or open sore is there, then contact with your orthotist, so that the orthotist will do the adjustment and provide gaps for you. Proper fit of a shoe, proper fit of a orthosis is paramount to overcome the uncomfortability of the situation. So at the meantime, first few days you have to again feel any type of discomfort, because as we know, and if you will change our shoes, first few days we will feel uncomfortable, and again when we will used to it, it is very comfortable for us. The same thing with the orthosis also. Then follow up of the orthosis every 3 to 6 months is paramount, because your orthotist again know you very well, your problem, your skin condition, your physique, your orthosis design. So contact to your orthotist immediately if any type of need is there, or you can go to your orthotist 3 to 6 month interval, so that you have a good use of the orthosis. Then moving forward, again my topic is the care and maintenance of the mobility aids. In the mobility aids, I will focus on the wheelchair. As we know, all the patients do not know what is how the use of the wheelchair, because wheelchair is a totally mechanical device where you will have a lot of screw, lot of nuts, lot of joints. So what are the things you have to check in a wheelchair? First of all, you should familiar with your wheelchair. You should know all the parts of your wheelchair. You should know how to use it properly. Then if you don't have that much of knowledge, then every wheelchair is having some manual. Go through it, know your parts, what are that, how, what is the material of that parts, and how to handle it. Then secondly, how to sit it properly. During sitting, first of all, you have to engage your brake, then only you have to sit, or else what will happen, the wheelchair will move forward or backward. So moving, to prevent the moving forward and backward, first lock your knee, lock your brake.
in the wheelchair, then flip your footrest and then sit it properly. Then these are the some of the picture I put it here so that you will clarify your doubt if any doubt is there. Then moving forward and backward, you have to ask the patient to hold the push rim or the hand rim. Then ask the patient to practice it in the home, to go forward with the forward stroke and come back with the backward stroke. Then similarly ask the patient to know how to do the left turn, right turn, forward left turn, forward right turn, and backward left turn, backward right turn. So at the meantime, you have to ask the patient to fix one end or left side of the rim and drive the right side of the rim so that the patient will go in a left turn. Similarly, the right, and during coming back, ask the patient to do the backward stroke. So the patient will move backward and simultaneously the patient will turn back left or back left, right in a vice versa manner. Then getting out of the wheelchair or transferring wheelchair. It may be a crutch, it may be a couch, it may be bed, it may be toilet. What are the things to do by the patient so that the maintenance and the care of the wheelchair will be proper enough? Then whatever it is, it may be a bed, it may be a couch, get closer to a chair or a bed or a couch. Then turn your brakes on so that your wheelchair is fixed in that position. It will not move here and there. Then fold or swing the footplate away from out of the way so that you can stand properly and you can transfer it properly. Then place your hand on both the armrests and then lean forward to transfer your body weight from the wheelchair to the bed. Then what are the care and maintenance of the wheelchair? You should know it. A wheelchair is having a lot of things. First you have to check the tires. The inflated tires, if improper inflated tires are there, then inflate the tires very quickly so that it makes the wheelchair difficult to maneuver and propel. So that check the tire type of the valves and inflate it. If it is less than 5 mm, then do it quickly and inspect all these things weekly once so that you will not find any type of problem during the propelling of the wheelchair. Then deterioration of the cushion can increase the risk of the developing a pressure ulcer. So regularly check your cushion and check all the areas. If any cut is there, anything is there, then cover the foam lining, inflate. All these things you have to check and you have to use it properly. Nut and bolts that are too loose may cause part of rattle, fall off, and even lead to a malfunctioning. And if it is more tight, then propelling of the wheelchair is very difficult. So at the meantime, you have to check all the nuts and the bolts and you have to tighten it properly or you have to loose it properly. And simultaneously, you can oil it so that the friction will be smooth enough. Then if the tires are worn out, then you have to check whether it is pneumatic or solid tire. Then accordingly you have to maintain it properly. Then again the spokes are having a very important role. Damaged bearing making the wheels more difficult to propel. Every time all these things are leads to a propelling problem. So you have to check all the spokes are intact or not, all the bears are intact, ball bearing areas are properly inserted or not, greased properly or not. You have to check it definitely. All these things are monthly. You can check it properly. You have to check all the spoke damage, ball bearings, then the axis, what is that wheelchair aligned properly or not, wheels on the wheelchair aligned properly or not. If it is not properly aligned, then while propelling, the propeller or the patient will feel a problem during the forward movement and the backward movement. Simultaneously, if the locking mechanism is malfunctioning, that means sometimes it is very loose, sometimes it is very tight. So sometimes patient will not lock it properly and sometimes locking is a problem. So again, if this type of malfunctioning wheel locks are there, then again it is very dangerous for during the transferring of the patient from wheelchair to bed or bed to wheelchair. Then again we have
along with the rear wheels, the big wheels, small wheels are there. These are known as the caster wheels. If the caster tire are worn out, it is not properly aligned, then again wheelchair propelling is difficult. So you have to inspect it properly, caster assembly, then the caster flats, caster tires, you have to check it out properly. Then hand rims, by using the hand rims, pushing the wheelchair forward and backward. So loosening of the hand rim or the hand rims that have sharp edges should hazardous for the user. So you have to inspect all these things. Then you can go for foam covering, or you can line the bit with the nylon tubes. So that in this way you can go for a you can solve the problem in smoothly. Again, the footrest, if it is very rigid, then again the flipping is difficult. If it is very loose, then it will not, it all the time it will be flat on the floor. So again the transformation is a problem for the patient. Then coming to the how to clean the wheelchair, you can again wipe down the wheelchair. You can again wipe down the wheelchair frame with a clean damp rag or the soap, and every time dry it properly. Again the wheelchair are corrosion free, still you have to care for it. You have to go for proper inspection, you have to properly dry it. If you are using the seat cushions, then remove the seat cushions from the wheelchairs and clean it properly and dry it properly, and be sure that you should not dry it over in the direct sunlight. It should be in the room temperature. Clean the caster axle. Hair especially can twist around the bearing and cause the breakage of the caster wheels. So on that time you have to clean it properly. Every month you have to check it, because wheelchair is by the wheelchair the patient is doing all sorts of things. So during propelling, during the wheelchair running and all, sometimes of abrasion is there. Those who are engaged with the wheelchair axle, wheelchair caster axle, so you have to clean it properly and lubricate it properly. All these things you can do it monthly, or else you can do it 4 times a year. So simultaneously you have to check the you have to go for the care of the crutches and the canes also. In the crutches and cane you have to check the ferrule. So it should be proper, it should not be worn out. If it is worn out, then weight bearing might be problem, and it the slippage is a problem in that case. Then the auxiliary pad, then the hand grips, they have to check it out, and whatever the nut and bolt is there, you have to tighten it properly. And as we know, the by the auxiliary crutches, by the elbow crutches, by the cane, the patient will bear the weight, and ask the patient to do it properly, to care it properly. Then success is measured by the patient's ability to reintegrate into their pre-amputation quality of life, that may be physically, psychologically, and socially. And communication is having a great impact over it. Providing the patient a path to success is why we are here. If the communication breaks down, the patient needs are not addressed, and their path to recovery is maybe derouted. So be careful, as you are the prosthetist and the orthotist. You have to be taken care of all these things. These are some of the reference I have mentioned here. Then thank you so much for your patience listening, and thank you CRC Lucknow for giving me such opportunity to speak something in front of you all. Thank you so much. Over to back Thank you to so much, host. ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a informative and important presentation. Now, I would like to call Mr. Rajiv Ranjan sir uh, to come and give us a vote of thanks. Rajiv sir.
Thank you, Gargi. Okay, thank you, Ms. Gargi. Before I give thanks to Ms. Monalis Das for such a nice and beautiful presentations for today, just I'll take 1 minute to share something regarding what the services we have from the ministry as well as from the CRC Lucknow. In each webinar, whoever is listening me, I most of the time I say, so I'll just try to give the information about two things. One is about MHRH, which is one of our ministry um, main number, which helps all of us and the others who requires need of mental health. So in that, and other one is our early intervention center, that is cross disability EIC. So first I'd like to give some information regarding mental health, Kiran. So I'll just share 1 minute. So this is what I was talking about, Kiran. It is 24/7 mental health rehabilitation helpline. ओके यार, जो नंबर है वो अब मैं फिर से एक बार बोल दूं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये 24/7 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 1800-599-0019। इसमें से आप किसी भी जो भी रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड है, मान लीजिए डिप्रेशन है, सुसाइड प्रिवेंशन है, एंजाइटी है, एडजस्टमेंट है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कुछ भी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ यू कैन आस्क। एंड इसमें टोटल 24/7 आपको इससे रेफरल सर्विसेज है, इमीडिएट काउंसलिंग है, साइकेट्रिक कंसल्टेशन है, एंड ये सारे बातें आपको इसमें बताए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके पास ये नंबर नहीं है वो नोट कर ले, और ये हमारा मंत्रालय का जो कि DPWD MOSJ के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये 24/7 है। Thank you. So this is all about Kiran. And another one, what I was telling you, it was cross disability early intervention center. ये एक साथ 14 जगह पे शुरू हुआ था, 7 NI और 7 CRC में, उसमें एक CRC लखनऊ भी है। इसमें हम अप टू 6 years सारे जितने भी दिव्यांगजन है, डिसेबिलिटी है, सबका इस पे जो इंटरवेंशन सर्विसेज है हम लोग शुरू करते हैं, इस पे देते हैं। तो और खास करके जितने भी हम लोग हैं CRC या NI जो हमारे हैं, तो इसमें से सारे सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एट प्रेजेंट। और इसमें हम वीकली पेडिट्रिशियन को कंसल्ट भी कराते हैं अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं। या तो आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपके आसपास में जो लोकल लोग हों या जो नियर बाय लखनऊ के आसपास हो, उनको आप ये हमारा रेफरेंस और नंबर दे सकते हैं, ताकि वो इस पे आप रेफर कर सके और यहाँ पे आप इनको भेज सके। सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, तो इसमें नॉट ओनली कि 6 years 0 to 6 years ओल्ड है तो हम इसी का लेंगे, इसमें और भी है कि इस पे हम जो बड़े बच्चों हैं उनका भी इंटरवेंशन हम लोग देते हैं, जो कि हमारा CRC ऑलरेडी करते आया है। तो इसके साथ में भी ये अलग से एक ही जगह पे है। पहले क्या होता था, हर एक अलग अलग, अभी क्या इसके लिए एक स्पेसिफिक बनाया गया है। So this is all about cross disability, and other one again one more time I will share, this is about your mental health. Okay, sorry, in between I just went here and there. So this all about the Kiran. Okay, so I come back to main 1 minute. Yeah. Thank you. So I'll come back to thanks now for today's webinar. Hope so this webinar
gives you or entitle you with the very good information about care of stump maintenance and artificial limbs, aids and appliances. I was hearing to Miss Monalis Das such a wonderful presentations, and especially at last part, because I was also involved in some of the wheelchair patient, wheelchair bound patients. So I really like that maintenance of wheelchair part. And technically, I'm saying that stamp and although artificial limbs, I'm not much, but yes, as a speech and hearing person, I have seen that. It was very nice. And so thank you one more time, Miss Monalisa Das, for her nice presentations for today. Thank you. I would also like to thank our director, Sri Ramesh Pandey sir, for his encouragement, and always he is the one who support us for any kind of program what we do. So thank you, sir, for your kind support each time. And our NI director, Dr. Himanshu Das, officiating director, PDU NIPPD Mumbai, and director NIBH Dehradun. Thank you, sir, for your kind support. I always support and encouraging not only us throughout the India, to all the professionals to do something new in the field. So thank you, sir. And our ministry and our department, DPWD, for their kind support to reach the people, to generate the awareness program. So this program is something kind of, one thing is that lecturing kind of thing for the professional and for the parents and for the caregivers. उनके लिए ये जानकारी होता है एक तरह से जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो इससे हमसे जुड़ पाते हैं. So thank you again for providing all these things, and all the officials, all the staffs of CRC Lucknow for supporting and make it happening this wonderful online webinar. And last, all of our coordinators for arranging this program. Last but not least, our IT support, IT consultant and IT support, without whom it is not possible to have this thing. One more thing about Sumit. Nowadays, you don't give access to anyone. Today, I was the one of them. I have to call him and say, please give me access. So thank you for giving access, and thank you all. Thank you for all the participants. At the last, all the participants, I whenever I say thanks or I welcome, I say all the participants. We are kind, some kind. हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग को प्रोग्राम करना होता है, हम लोग को करना है प्रोग्राम, बट आप पार्टिसिपेंट्स हमसे हमेशा जुड़ते रहते हैं. जब भी आपको मालूम होता है कल CRC का प्रोग्राम है, ऑनलाइन वेबिनार है, ऑनलाइन CRE है, तो आप लोग जुड़ जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स. इसी क्रम में एक न्यू अनाउंसमेंट, 16 को एक वेबिनार है जो कि बच्चों के लिए है, आप लोग भी सुन सकते हैं. इट्स मैनेजमेंट ऑफ वॉइस प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन on 16 December. Timing will be 12 to 1. Speaker is from the one of the Rinwan Institute, that is my Institute of Speech and Hearing. Tentatively I am talking. Hope so there will be any changes. But thank you all. Thank you. Thank you, Gargi. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much to the all participant. आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक चैट बॉक्स में है, आप उसे फिल करके अपना सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन लिंक चैट बॉक्स से फिल कर सकते हैं, और जो ये फिल कर चुके हैं वो एग्जिट कर सकते हैं ये वेबिनार. और यहाँ हम अपने वेबिनार की समाप्ति करते हैं. धन्यवाद आप सभी को इस महत्वपूर्ण विषय पे अपना समय प्रदान करने के लिए. धन्यवाद.